हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल फॉर्म। मैं पूजा पेपरजुला फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि ये रहा हमारा कोड, यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करें पूजा10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता दीजिए। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था, बार बार। हाँ, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, तब तक बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ड्यूटी हमने देखी थी कि एक पार्टनर जो भी काम करेगा उसका पर्पस यही रहेगा कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस के लिए जो है वो काम करेगा, कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए और अदर जितने भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए जो है वो काम करेगा। ठीक है, सबसे पहली उसकी ड्यूटी थी। एंड जो भी वो काम करेगा वो गुड फेथ में करेगा और म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पर जो है वो काम करेगा। पार्टनरशिप में रिलेशन जो होता है ना पार्टनर का, वो म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है और गुड फेथ पर डिपेंड करता है। गुड फेथ होना चाहिए पार्टनरशिप में, फ्यूडिशरी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इन एवरी स्टेज ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए एक दूसरे के। फिर है, फिर हमने देखा था कि ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट, की एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो दूसरे पार्टनर को ट्रू अकाउंट बताएगा। जो भी वही खाता है, जो भी लेन देन है, जो भी उनकी पार्टनरशिप फर्म में जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, वो सब कुछ वहां पर बताएगा उस अकाउंट में। फिर था कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फुल इंफॉर्मेशन, ना कि आपकी इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट, सब कुछ फुल इंफॉर्मेशन जो है वो अदर पार्टनर को देगा। ये भी उसकी ड्यूटी है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ड्यूटी है नॉट कैरी कैरी नॉट कैरी अनदर बिजनेस, की एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म में वो ज्वाइन हुआ है, उसमें वो बिजनेस कर रहा है, तो किसी अदर पार्टनरशिप या फर्म को ये जो ज्वाइन ना करे, किसी अदर बिजनेस को वो ना करे। ये भी पार्टनर की ड्यूटी है। और पार्टनर जो है वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन को। ठीक है, किसी अनदर पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकते हैं बिजनेस करने से, कि आप एक हमारी पार्टनरशिप फर्म में आपने ज्वाइन किया है तो आप कोई अदर से बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है, और ड्यूटी है उसकी कि एक्ट करेगा वो डिलीजेंटली, मतलब लगन से काम करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपना एक्ट परफॉर्म करेगा विदाउट रेम्यूनरेशन, कि उसको पता है कि हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा बाद में, जो भी हमारा होगा, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा लगन से। और ऐसा नहीं करेगा कि वो काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से जो है वो पेमेंट लेगा, अलग से आपका रेम्यूनरेशन लेगा। और ये भी ड्यूटी है कि वो शेयर करेगा अदर पार्टनर के साथ भी, और खुद भी जो लॉस भी उसके शेयर में आता है वो भी उसको देना पड़ेगा। प्रॉफिट तो वो लेगा ही लेगा, बल्कि लॉस भी लेगा। ठीक है, और लॉस भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और ड्यूटी है उसकी इंडेमनीफाई करने की फॉर द विलफुल नेग्लेक्ट। ठीक है, ठीक है, कि जानबूझकर उपेक्षा के लिए जो है क्षतिपूर्ति करने का उसका कर्तव्य है, कि जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितनी अलग पार्टनर के द्वारा भी या किसी भी तरह से उसको लॉस हो जाता है तो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, मतलब क्षतिपूर्ति उसकी की जाएगी। ठीक है, फिर दा की ड्यूटी टू नॉट असाइन हिज राइट। ठीक है, कि अपने जो उसको ड्यूटी दी गई ना उसको वो किसी दूसरे को नहीं देगा। ठीक है, आगे असाइन नहीं करेगा किसी दूसरे पर्सन को। फिर था कि ड्यूटी है टू एक्ट करने की विद इन अथॉरिटी, जो उसको अथॉरिटी दी गई वो वही एक्ट करेगा। ठीक है, दीपमाला वर्मा जी गुड इवनिंग। बाकी स्टूडेंट भी बता दो कौन कौन क्लास में आया है। ठीक है, रेखा जी भी आगे, रेखा रानी जी।
ठीक है। तो फिर है आपका ड्यूटी टू अकाउंट प्राइवेट प्रॉफिट्स, ठीक है, कि उसकी ड्यूटी है कि वो प्राइवेट अपना प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, जो भी अकाउंट है उसको वो पार्टनरशिप फर्म या उस बिजनेस के लिए ही रखेगा, उसमें ही उसका यूज किया जाएगा उस प्रॉफिट का, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो पर्सनल कोई एडवांटेजेस नहीं लेगा। और ड्यूटी नॉट टू compete, की compete नहीं करेगा किसी के साथ। ड्यूटी है प्रॉपर्ली यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पार्टनरशिप फर्म ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है, ठीक है, तो उसका यूज जो है वो उसी पार्टनरशिप फर्म के लिए ही किया जाएगा, पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। और ललिता जी गुड इवनिंग, कहाँ हैं आप लोग? ठीक है, आ ही नहीं रहे हो क्लास में। मॉर्निंग वाली क्लास तो आपने छोड़ दी, आज भी नहीं थे, कल भी नहीं थे, जब से मैंने अभी नया दोबारा से क्लास लेना स्टार्ट किया तो आप तो क्लास में ही नहीं थे। और कौन है? रेखा जी भी आ गए हैं कि अभिजीत जी? ठीक है, तो ललिता जी हम लोग पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन था, ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम कंप्लीट उसको कर लेंगे, ठीक है, आज के सेशन में। अभिजीत जी भी आ गए हैं, यस ओके, यानी कि रेखा जी नहीं आए क्लास में ना। जो स्टूडेंट रेगुलर आते हैं ना उनका नाम बिल्कुल याद रहता कि वो स्टूडेंट क्यों नहीं है ना। मोहम्मद जी तो कहीं ट्रैवल में गए हुए हैं, ट्रेवलिंग में है वो कहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डू राइट एंड ड्यूटी चेंज, बोले कि कब, हमने डिस्कस कर लिया ना ललिता जी, आप ना हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनको देख लीजिएगा, दो ही क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को होगी जिनकी बहुत क्लासेस मिस हो चुकी हैं, और अभी अभी किसने नया कोर्स, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने कोर्स अभी भी नया लिया है, तो उनको प्रॉब्लम होगी कि उनको सारी की सारी क्लासेस दोबारा मतलब शुरू से देखनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों की कोई क्लास छूटती है ना, तो आप 2x की स्पीड से ही देख लिया करो उसको, फिर जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरा, हाँ हाँ, ठीक है। तो लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि डेली, अब देखो कि जूरिस्प्रूडेंस की उसको जो भी था ना उसको हमने 8 या 9 या 10 क्लासेस में ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। तो आप ये डिसाइड करो कि मेरे को 1 वीक में जूरिस्प्रूडेंस खत्म करना, ठीक है। फिर आपको 2 वीक में अपना एक्स्ट्रा 1 1 क्लास अटेंड करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है, ऐसे ऐसे करके, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी अभी हम बातें नहीं करेंगे और जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई इसी की, है ना। तो देखते हैं कि व्हेन डू राइट एंड ड्यूटीज चेंज, कि हमने देख लिया कि पार्टनर के क्या कुछ राइट है, क्या कुछ ड्यूटी है, राइट भी हमने डिस्कस किए ना, ठीक है। तो कब कब जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो बोले द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, जब एंड हो जाता है, जो उनका रिलेशनशिप जो है वो नहीं अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो जब उनका रिलेशन जो है वो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाता है, तो वैसे ही जो है वो उनकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, तो राइट एंड ड्यूटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसकी, पार्टनर की। और सच चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और जो फर्म बनाई गई थी ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में यदि चेंज हुआ, उसको बनाने में यदि कुछ हम चेंज कर रहे हैं ना, जैसा डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो राइट एंड ड्यूटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये दिया है अंडर सेक्शन 17 में। अब कब कब चेंज हो जाती है, जब हमने फर्म बनाई थी तो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, देखो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, साथ ही साथ हुई है यूनिट नंबर 10, ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है, उसका मटेरियल जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में उसको कवर करवाया, ठीक है। ये 3 यूनिट कवर हो गई हैं। फोर्थ यूनिट चली थी हमारी यूनिट नंबर 6, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा एक लिमिटेड लाइबिलिटी का सेशन होगा। उसके बाद हम कंपनी लॉ करेंगे। एक तो काफी ज्यादा लंबी है ना यूनिट्स, उसकी वजह से हो रहा है, टॉपिक ही बहुत ज्यादा है। और उसके बाद करेंगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है, सेशंस में। चलो, तो कब कब जो है वो आपकी राइट एंड ड्यूटी चेंज हो जाती है, ठीक है। कब होगी? जब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, ठीक है, डीड बनाई, जब उसका टर्म ही जो है वो एक्सपायरेशन हो गया, उसकी टर्म की अवधि ही समाप्त हो गई, तब उनकी राइट एंड ड्यूटी चेंज हो जाएगी। या कैरिंग आउट द एडिशनल बिजनेस अदर देन एग्रीड अपॉन, जो उन्होंने एडिशनल बिजनेस मतलब जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी तो उन्होंने बोला था कि आप जो है वो क्या करेंगे, किसी अदर बिजनेस में। अब देखो कि एक पार्टनरशिप फर्म किसी ने ओपन करी है और जितने पार्टनर, 3 पार्टनर है ना, उनको बोला है कि आप किसी अदर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप कोई अदर बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन किसी ने क्या करा, सहमति के अलावा अतिरिक्त व्यवसाय करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, तब भी राइट एंड ड्यूटी जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर चेंज इन कंपोजिशन ऑफ अ नंबर ड्यू टू द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या तो डेथ होगी, रिटायरमेंट होगी, या तो एडमिशन का ये नया पार्टनर जो है वो उस पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो गया, तब भी राइट एंड ड्यूटी जो है वो चेंज हो जाएगी। राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम अनटिल, बोले तब तक रहती हैं जब तक सेम रहती हैं, जब तक कि समझौते में कोई बदलाव ना किया जाए, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं किया जाए, और तब तक सारी पार्टीज उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, तब राइट एंड ड्यूटी को जो है चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन राइट एंड ड्यूटी को मॉडिफाई किया जा सकता है यदि आप नया एग्रीमेंट कोई क्रिएट कर रहे हो, फ्रेश एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हो तो, ठीक है। अब हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि माइनर जो है वो आपका कैपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर ये बोला है कि वो पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, एक्चुअली में पार्टनर नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है वो उसका बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं रहेगी। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि हमारी फर्म जो है वो लॉस में चल रही है और आप भी अपने पैसे दो, नहीं, आप भी उसको अपनी प्रॉपर्टी से रिकवर करो, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। स्टेटस ऑफ माइनर जो है वो वैसा ही रहे, सिर्फ ये है कि वो अर्न कर सकता है क्या, बेनिफिट ओनली, ठीक है। सेक्शन 30 ये कहता है, लीगल प्रोविजन बताता है जो कि रिलेटेड है माइनर से, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, जिसमें ये बोला गया है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो यदि बिलो है एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बना सकता, ना ही तो इम्प्लाइड ना ही तो आपका एक्सप्रेस, ठीक है। विच इम्प्लाई, यदि जिसमें ये बोला है कि एक पर्सन जो कि 18 ईयर से कम है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, लेकिन यदि वो इम्प्लाइड तरीके से, ठीक है, माइनर यदि एंटर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो वो पार्टनर तो नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म में। बोला अंडर सेक्शन 30 में ये बोला कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, बट वो एडमिट कर सकता है, जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है उसको वो ले सकता है, ठीक है, वो इंटाइटल है लेने के लिए। बट द माइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए ही लाइबल है, वो गेट कर सकता, प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट, बट पार्टनरशिप में उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती एनी लॉस के लिए, ठीक है, कि पार्टनरशिप बट इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस, ठीक है, कि वो किसी भी लॉस के लिए उत्तरदायी नहीं। माइनर सिर्फ एडमिट कर सकता है पार्टनरशिप को ओनली अदर जितने भी पार्टनर हैं उनसे, उनकी कंसेंट से, वो एज अ पार्टनर जो है वो रियल में पार्टनर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए जो है वो एडमिट कर सकता है, ठीक है। और होना चाहिए ये, किसी भी पार्टनर को, यदि आप किसी भी माइनर को सभी अदर पार्टनर की सहमति से ही जो है वो पार्टनरशिप में एंटर किया जाएगा, ठीक है। और ये राइट भी बताए गए हैं, देयर आर वेरियस राइट बताए गए हैं जो कि किसे दिए जाते हैं, माइनर को दिए जाते हैं। तो उसके क्या कुछ राइट है, उसको पूरा राइट है क्या, इंस्पेक्ट करने का बुक ऑफ अकाउंट को,
हमने देखा था ना लास्ट सेशन में भी कि ये ड्यूटी भी है पार्टनर की, एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो दूसरे पार्टनर को फुल इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू अकाउंट बुक। ठीक है, तो वैसे ही यदि कोई पार्टनर जो है वो खुद से जो है वो इंस्पेक्ट करना चाहे, उस वही खाते को देखना चाहे तो वो देख सकता है, माइनर भी देख सकता है। ठीक है, और उसको ये भी राइट है कि वो शेयर करना चाहे, मतलब शेयर कर, जो प्रॉफिट होगा उसके साथ भी शेयर किया जाएगा। और उसे ये भी राइट है कि वो स्यू कर सकता है पार्टनर को, किसी अदर पार्टनर को अब बेनिफिट को शेयर करने के लिए जो है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। बट वो डायरेक्ट केस नहीं करेगा, या तो उसके गार्डियन के माध्यम से होगा या तो नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से होगा। ठीक है, और ही हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी है मेन, की उस लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन, ठीक है, यदि उसकी यदि उसकी पार्टनरशिप फर्म है, यदि वो लॉस में जा रही है, तो हमने क्या देखा था कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है नॉर्मल पार्टनर, ठीक है, वो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनती है। कभी ऐसा हो गया कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, पर्सनल एसेट से भी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, उसको पे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बोला कि जो माइनर है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसा हो गया कि कभी पार्टनरशिप फर्म आपकी लॉस में भी चली गई, तो माइनर की प्रॉपर्टी से जो है वो उसका डेप्ट जो है वो पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, माइनर के पास राइट रहता है कि जब वो अपनी एज अटेन कर लेगा 18 ईयर, तब जो है वो रियल में पार्टनर बन सकता है। लाइबिलिटीज क्या थी, माइनर के पास कुछ एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये यदि माइनर डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाता है, यदि माइनर को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसका, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना, जितना उसका शेयर बनता है, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास के पोजीशन में जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, ये बोला गया कि उसकी आपकी लाइबिलिटी ऑफ माइनर क्या रहेगी, तो बोला कि एक माइनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि माइनर की क्या कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि कभी ऐसा हो गया कि आपकी पार्टनरशिप फर्म लॉस में जा रही है, तो उससे, उसकी प्रॉपर्टी से जो है उसके जो डेप्ट होगा उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। ये उसका बहुत अच्छा पॉइंट है माइनर के पास। ठीक है, कि उसकी लाइबिलिटी नहीं है, लॉस होता रहे तो होता रहे, मेरे को तो बस प्रॉफिट ही चाहिए, है ना। और इसके अलावा बोल दिया कि यदि किसी माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उसका जो भी शेयर होगा वो किसके पोजीशन में रहेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पोजीशन में रहेगा। यदि वो एज अटेन कर लेता है 18 ईयर, ठीक है, तो डिसाइड टू बिकम अ पार्टनर, और वो पार्टनर बनने का फैसला करता है कि मेरे को अभी जो है वो रियल में पार्टनर बनना है, क्योंकि मैंने अब 18 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो उसको जो है वो 6 मंथ जो है, 6 मंथ मतलब जब वो 18 ईयर प्लस हो जाएगा, तो उसके विद इन 6 मंथ में जो है वो उसको नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टनर को। ठीक है, कि मेरे को पार्टनर बनना है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 6 मंथ अटेनिंग द मेजोरिटी। और इफ यदि नोटिस नहीं दिया गया है, तो माइनर जो है वो विल बी लाइबल होगा फॉर ऑल एक्ट। यदि नोटिस दिया नहीं गया है और वो कोई भी एक्ट कर रहा है उस पार्टनर, मतलब एज अ पार्टनर वो एक्ट कर रहा है, तो वो सभी जितने भी काम होंगे उसके लिए लाइबल रहेगा, ऑल एक्ट के लिए, अदर अंटिल द नोटिस इज गिवन। ठीक है, फिर बोला कि जब जो है वो माइनर मेजर हो जाता है ना, तो वो लाइबल होता है सारे के सारे एक्ट। ठीक है, जितने भी आपके पार्टनर, एज अ पार्टनर के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ठीक है, जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको थर्ड पार्टी के, ठीक है, कि उसको उसकी तीसरे पक्ष के सभी जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनके थर्ड पार्टी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसकी भी एज अ पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। यदि वो डिसाइड करता है कि वो फुल टाइम पार्टनर बनना चाहता है, तो ही विल बी कंसीडर एज अ नॉर्मल पार्टनर, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि नॉर्मल पार्टनर। हमने डिस्कस कर लिया है ललिता जी अभी तक काफी ज्यादा, जिसमें हमने टाइप ऑफ पार्टनर भी देखे थे कि आपका डोरमेंट पार्टनर कौन होता है, एक्चुअल पार्टनर कौन होता है, स्लीप पार्टनर कौन होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो जैसे आपको टाइम लगे। ठीक है, तो बोला है कि यदि वो डिसाइड करता है कि वो फुल पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो एक नॉर्मल पार्टनर है। ठीक है, और एंड विल टेक अ पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और वो एक जो है वो पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, मतलब कंडक्ट ऑफ बिजनेस का पार्ट जो है वो बनेगा। ठीक है,
और लाइबिलिटी क्या है उसकी, यहां तक किया था ना, चलो। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। यहां पर बोला कि फर्म के जितने भी कार्य हैं ना, ठीक है, उसमें भागीदारी की उसकी दायित्व। जी मैम, हाँ रिकॉर्डर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है कि वो सारे के सारे जितने भी एक्ट होंगे ना उस पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उसके लिए जो है वो उसकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। फर्म में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी काम किया जा रहा है, उसमें सभी भागीदारों की लाइबिलिटी जो है वो इक्वल रहती है। ऑल पार्टनर जो कि ज्वाइंटली, यस आपकी सेवरेबली, ठीक है, आपकी सेवरली वो लाइबल होते हैं, ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। वो लाइबल होते हैं ओनली वही एक्ट करने के लिए, ठीक है, ओनली वही पार्टनर जो है वो आपके लाइबल होते हैं जो कि उस टाइम उस फर्म में क्या थे, पार्टनर थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एक पर्सन है ना, ठीक है, एक राम नाम का एक पर्सन है, और इसने जो है वो 6 मई को फॉर एग्जाम्पल 2023 को उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी, ठीक है, उसने छोड़ दी। और श्याम नाम का एक पर्सन है, वो 8 मई को, ठीक है, 2023 को जो है वो एंटर हुआ। तो यहां पर राम ने कब तक काम किया था, 6 मई तक। तो 6 मई से पहले पहले जो भी काम होगा उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और उसके 8 मई के बाद जो भी काम होगा तो उसमें जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लाइबिलिटी किसकी बनेगी, श्याम की बनेगी, ठीक है। यहां पर बोला कि वही पर्सन, उसी पर्सन को जो है वो लाइबल माना जाएगा, वही पर्सन लाइबल होगा जो कि एट द टाइम ऑफ एक्ट, की जब एक्ट हो रहा था कोई, ठीक है, जब भी कोई एक्ट हो रहा था, जब वो किया जा रहा था तो वो पार्टनर था, ठीक है। फिर है, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 25 में, ठीक है, सेक्शंस भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अंडर सेक्शन 26 में ये बोला गया है कि साझेदार के गलत कार्य के लिए फर्म का दायित्व कि एक पार्टनर के द्वारा, जब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि यहां पर क्या बनती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लाइबल रहता है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, और जैसे ही पार्टनर जो है वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, एक दूसरे के बिहाफ पर जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ललिता जी, कि यहाँ पे बोला है कि ज्वाइंटली वो लाइबल होंगे, साथ ही साथ सेवरली, मतलब अलग अलग तरीके से भी, अलग अलग से भी जो है वो उत्तरदायी रहेंगे। जब हम उनकी लाइबिलिटी बोल रहे हैं कि जब उनकी ज्वाइंट लाइबिलिटी बनती है, अब अब यदि वो इकट्ठे होकर कहीं पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका भुगतान कर रहे हैं जो भी लॉस हो रहा है, तो उसे हम ज्वाइंटली कहेंगे। सेवरली मतलब हो गया कि एक पर्सन के हिस्से में अलग अलग चीज, आप जैसे कि यहाँ पे बोला कि आपकी पार्टनरशिप फर्म को 50,000 का लॉस हो गया और आप उसकी भरपाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर उनको बोल दिया कि आप 10,000 जो है वो अपना पे कर। तो ये आपकी अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग उन्होंने कि उनकी लाइबिलिटी बनी, और उन्होंने सेवरली जो है वो पे किया, सेवरली वो लाइबल हुए एक्ट ऑफ द फर्म के लिए, ठीक है। या इसका ये मतलब है, ठीक है, कि वो ज्वाइंटली भी पे कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो हमारी पार्टनरशिप फर्म में इतना पैसा है, ठीक है, अभी तक हमने उसको डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, अभी तक हमने उसका शेयर नहीं किया है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हमारे लास्ट मंथ का था उसको हमने अभी शेयर नहीं किया है, तो हम उसी से क्या करते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं, जो भी उनके द्वारा एक्ट किया गया जिससे उनको लॉस हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी पार्टनर हैं वो ज्वाइंटली भी आपके लाइबल हो सकते हैं, या फिर सेपरेटली भी हो सकते हैं, कि सेपरेटली भी वो अपने एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसी कारण तो बोला कि सेपरेटली का मतलब ये है कि वो अलग, मतलब अलग अलग भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है इतनी पेमेंट करो, इतनी पेमेंट करो, इतनी पेमेंट करो, या तो वो ज्वाइंटली भी सारे के सारे पार्टनर जो है वो मिलकर भी दे सकते हैं। यही तो बोला कि इसीलिए कि जितने भी पार्टनर हैं वो ओनली उसी एक्ट के लिए लाइबल होंगे, मतलब जब वो पर्सन क्या था, उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर था, कि उसका पार्टनर था, कि इज ओनली फॉर दोज एक्ट विच आर डन एट द टाइम ही इज अ पार्टनर, ठीक है, कि उस टाइम किया गया था जब आप जो क्या थे, पार्टनर थे, ठीक है।
अब भी क्लियर है ललिता जी? ठीक है। फिर है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अंडर सेक्शन 26 में ये बोला है कि व्हेन एनी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, कोई भी ओमिशन किया जाता है, इज डन बाय किसी भी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, बाय इट्स पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। शुरुआत में हमने देखा था कि जो भी लाइबिलिटी, यदि हम बाइकरिस लाइबिलिटी की बात करें ना, ठीक है, जरूरी नहीं हम पार्टनरशिप, यहाँ तो चलो पार्टनरशिप के पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइकरिस लाइबिलिटी भी यहाँ पार्टनरशिप में मतलब बाइकरिस लाइबिलिटी में हम पार्टनर के बारे में भी पढ़ते हैं कि सारे के सारे पार्टनर जो है वो एक दूसरे के काम के लिए लाइबल होते हैं। ठीक है, तो जितना भी आप बाइकरिस लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझो, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल एजेंट है, चाहे आपका प्रिंसिपल एजेंट है, चाहे आपका मास्टर सर्वेंट है, ठीक है, वहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए लाइबल होता है। क्यों? जब वो एक्ट कर रहा था वो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में या ड्यू कोर्स ऑफ वर्किंग टाइम में, जैसे कि मास्टर ने किसी पर्सन को सर्वेंट हायर करा है, ठीक है, किसी पर्सन, जैसे कि मैंने किसी को जॉब पर रखा है, तो मैं उसी एक्ट के लिए लाइबल होंगी जब वो मेरी जॉब के दौरान कोई काम कर रहा था। ठीक है, तो वैसे यहां पर बोला गया है कि चाहे रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है, ओमिशन किया जा रहा है, ठीक है, ओमिशन का क्या मतलब होता है कि जहां पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये एक्ट करो और आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो होता है ओमिशन। कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, कोई भी रॉन्गफुल ओमिशन हो रहा है, ठीक है, यदि किसी भी पार्टनर के द्वारा किया जाता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, देन सारी की सारी फर्म में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा जैसे 3-4 लोग जो है वो पार्टनर है, तो वो 4 लोग मिलकर एक फर्म बना रहे हैं ना, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बराबर होगी। मीन हम समझेंगे कि फर्म जो है वो लाइबल है। ठीक है, यहां पर बोले फर्म इज लाइबल द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर। ठीक है, समझ आ गया? फिर है आपका अंडर सेक्शन 27 में बोला कि लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। ठीक है, कि यदि किसी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, कोई एक्ट किया जाता है, ठीक है, कि यदि कोई पार्टनर एक्ट करता है एज अ एजेंट, और मतलब जहां पर अब भी देखो कि 3 पार्टनर है ना, राम, श्याम और मोहन, ठीक है, ये 3 पर्सन है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल भी है और साथ साथ में एजेंट भी है। जब ये काम करने जाएगा, ठीक है, श्याम काम करने के लिए जा रहा है, तो वो एजेंट ही है ना उस किसका, इन तीनों ने क्या बनाया था, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, उसका एजेंट है। तो यहां पर बोला कि एक पार्टनर जो है वो एक्ट करता है एज एन एजेंट, और उसने क्या करा, किसी थर्ड पार्टी से मनी रिसीव कर ली। ठीक है, उसने जो है वो मनी रिसीव किया और उसका मिसयूज कर दिया, मिस अप्लाइज कर दिया, ठीक है, मिसयूज किया और रिसीव कर लिया उसने किसी से पेमेंट, ठीक है, और उसका मिसयूज कर दिया। ठीक है, यहां पर बोला तो उसके बाद क्या होगा, अब देखो कि इस पर्सन ने ऐसा काम कर दिया, तो फर्म रिसीव करती है मनी को और मनी आर मिस अप्रोप्रिएटेड बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर, देन फर्म इज लाइबल टू पे। और उसकी मिसयूज करने से जो मनी था, ठीक है, यदि उसने मिस अप्लाई किया, ठीक है, और गलत तरीके से जो है वो उसको अप्लाई करा, और या तो फिर उसको कहां पर दे दिया, पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उसी में दे दिया, ऐसा नहीं कि उसने अपने पास रखा, उसने उस रिसीव किया, मतलब पार्टनरशिप फर्म के द्वारा उसको रिसीव किया गया, तो उस मनी के लिए, उसका मनी की उस मनी का दुरुपयोग करने के लिए पार्टनर जो है वो लाइबल होंगे। ठीक है, जो भी उनको, ठीक है, ऑफ इट्स पार्टनर, जो सारे के सारी फर्म है उसके पार्टनर जो है वो लाइबल होंगे पे करने के लिए जो भी लॉस जो है उसको हुआ। ठीक है, जो भी लॉस या जो गलत काम उनके द्वारा किया गया है, तो उसके लिए वो लाइबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोले लाइबिलिटी किसकी बनती है, फर्म की लाइबिलिटी बनती है। फर्म मतलब अलग से जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी लाइबिलिटी बनती है। किस लिए, यदि उन्होंने मिस एप्लीकेशन किया है बाय द पार्टनर, किसी भी पार्टनर ने किसी भी चीज का मिस एप्लीकेशन करा है। ठीक है, अब कि हम किस तरह से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो पंजीकरण कैसे किया जा सकता है, तो अंडर सेक्शन 58 में बोला है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी आप क्या करो कि एक एप्लीकेशन बनाओ, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, कि आप रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दो। ठीक है, एनी ऑफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो है वो सेंड कर सकता है एप्लीकेशन अलोंग विद प्रेस्क्राइब फी। आपको कुछ एक प्रेस्क्राइब फीस होती है ना, कि आप जैसे कि तहसील में भी जाओ कि आप डीड बनाते हो,
तो वहां पर भी स्टाम्प पेपर होता है कि 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर होता है, तो आप वो फीस ही होती है अकॉर्डिंग, ठीक है। और या तो कहीं आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो तो वो आपको आपसे अलग से जो फी भी ले सकता है। तो यहाँ पर बोला कि कोई भी पार्टनर जो है वो सेंड कर सकता है एप्लीकेशन को, और इसको साथ ही साथ फीस भी देनी पड़ेगी, और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड भी देना पड़ेगा, ठीक है। आपने पार्टनरशिप पहले डीड बनाई थी, ठीक है, फिर आप उसको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो आप कहां पर गए, रजिस्ट्रार के पास गए, और आपने क्या करा, जो भी प्रेस्क्राइब फीस थी वो अपने पेमेंट करी उसकी, ठीक है, और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड भी लगाया उसके साथ, और ये भी बताया कि किस एरिया में या किस प्लेस में उन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है और किस एरिया में जो है पार्टनरशिप फॉर्म सिचुएटेड है, ठीक है। सच स्टेटमेंट शेल बी साइन बाय, और जो स्टेटमेंट है वो साइन होनी चाहिए सारे के सारे जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है। तो सच स्टेटमेंट शुड कंटेन, स्टेटमेंट किस तरह से हो सकती है कि सारे के सारे जितने भी पार्टनर है ना, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ फर्म लिखना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्लेस है किस प्लेस पर आप कौन सी जगह है, ठीक है, कि आपने कौन से शहर में कौन से विलेज में विद पिन कोड पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है, बिजनेस का। और एनी अदर प्लेस जहां पर यदि आप कहीं और भी बिजनेस करते हो, ठीक है, वो भी लिखना है। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपने जो है वो कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई है। नेम एंड एड्रेस लिखना है सारे के सारे पार्टनर का, ठीक है, जितने भी पार्टनर है उस फर्म में उनका। और डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन, और आप किसी ने जैसे अब किसी दो पर्सन ने जो है वो अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा था, इन दोनों ने डिसाइड करा था कि हमें बिजनेस करना है। अब देखो कि बीच में कोई तीसरा भी आ गया, ठीक है, चौथा पर्सन भी आ गया, तो सब कुछ आपको मेंशन करना है कि किस डेट को कौन सा पार्टनर जो है वो ज्वाइन हुआ था। लास्ट में आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मेरा मतलब होता है, आप यदि कोर्ट में इंटर्नशिप के दौरान गए हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एफिडेविट्स होता है ना, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन, एफिडेविट भी एज अ वेरिफिकेशन ही होता है। और यदि आप जो है वो कभी एप्लीकेशन देखो, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन या सिविल सूट ही फाइल कर रहे हो, तो आप केस का भी पूरी प्रिंट देखते हो ना, तो साइड में लिखा होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया होता है कि जितना भी हमने कुछ कहा वो सब कुछ यहाँ पर जितना भी लिखा है वो सब कुछ मेरे कहे अनुसार जो है वो बिल्कुल सही है। तो ईच पार्टनर जो है वो साइन करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, नीड टू बी वेरीफाइड, जिसको भी वेरीफाई करने की जरूरत है। अब नेम ऑफ द फर्म, द नेम ऑफ फर्म में क्या लिखेंगे हम, शेल नॉट कंटेन एनी नेम रिजेंबलिंग द नेम ऑफ क्राउन, कि आप नेम ऑफ फर्म के नाम पर आप अपनी फर्म का नाम किसी क्राउन, किसी किंग या रॉयल एम्परर के नाम से जो है वो नहीं रखोगे, ठीक है, कि आप फर्म का नाम जो भी रखो, ठीक है, अब सिंपल वर्ड में होना चाहिए, ठीक है, और अदर वर्ड इम्प्ली, ठीक है, एम्प्लाइंग और एक्सप्रेसिंग एन सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि किसी भी तरह का आप फर्म का नाम रख सकते हो, लेकिन किसी क्राउन, सम्राट, राजा, शाही सम्राट आदि के नाम पर नहीं होना चाहिए। सरकार की मंजूरी को दर्शाने या व्यक्त करने वाले किसी शब्दों में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 59 में ये कहा गया है कि स्टेट दैट व्हेन रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, जब रजिस्ट्रार ने ये सारी कंडीशंस देख ली, वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, जितनी भी कंडीशन किसकी कहां पर देखी थी हमने, सेक्शन 58 में था, ठीक है, कि यहाँ पर सारी कंडीशन दी गई है। तो कंडीशन जितनी भी थी यदि वो रजिस्ट्रार सर्टिफाइड हो गया तो सेक्शन 59 में आकर जो है वो क्या कर देगा, उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेगा, और एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट एंड रजिस्ट्रार इज कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म, वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर देगा कि ये फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। और शेल फाइल द स्टेटमेंट, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो एंड क्या करेगा कि जो रजिस्ट्रार है उस फर्म का नाम जो है वो दर्ज करेगा और बयान दर्ज करेगा कि ये जो है वो आपकी रजिस्टर्ड होगी। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, तो इन इंडिया में बात करें कि हमारे इंडिया में पार्टनरशिप, आप देखो कि बहुत छोटे छोटे बिजनेस भी आपको देखने को मिलेंगे, आपके आसपास भी ऐसा है कि 3-4 लोग क्या करते हैं मिलकर कोई बिजनेस कर लेते। तो यहाँ बोला कि इंडिया में जो है वो कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर करवाना पार्टनरशिप को, ठीक है, एंड नो पेनल्टी, यदि रजिस्टर नहीं भी करवाया गया है तो उसके लिए कोई पेनल्टी भी इम्पोज नहीं की जाती नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए।
बट हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो ये बहुत कंपल्सरी है कि रजिस्टर करवाना पार्टनरशिप फर्म को। एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, यदि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उस वहां पर क्या है, पेनल्टी भी इम्पोज करी जाती है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन लीड टू द सर्टेन डिसेबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि पंजीकरण ना होने से अधिनियम की धारा जो 69 के अनुसार जो है वो निश्चित विकलांगता, मतलब एक डिसेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। वैसे हमारे इंडिया में की हम बात कर लें तो हमारे इंडिया में जो है वो कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं करी जाती, बस ये था कि ऐसे बोल दिया जाता है कि ये नॉन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इस फर्म की कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी गई। अब इफेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, सेक्शन 69 में दिए गए। गैर पंजीकरण के प्रभाव, यदि आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसके क्या इफेक्ट है, सेक्शन 69 में बोला गया। तो आप की कोई भी सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। नो सूट बी इनिशिएटेड इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ठीक है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन, अच्छा पीसीएसजे में भी एक क्वेश्चन आता है, अच्छा, अच्छा हो जाएगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा आपको, पीसीएसजे का पेपर भी देना है तो बहुत बढ़िया से, ठीक है, काफी डिटेल में करवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, थोड़ा टाइम का बहुत इशू हो रहा है उस चक्कर में। बट कोई बात नहीं, सुनते चलो, एक मिनट, ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट में देखूंगी, ठीक है, क्योंकि अब फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो ना 1 आवर की क्लास ले रही हूँ ना आज, मतलब अब एक्स्ट्रा क्लास रखी है तो टाइम का पता नहीं चला, 36 मिनट हो गए, मैं अभी देख रही थी। पीसीएस जे का मेंस देती हूँ मैम, ओके, मेरा भी था मेंस, फर्स्ट मेंस था, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ही प्री भी दिया था, लेकिन प्री भी क्लियर हो गया, बट मेंस का इंटरव्यू भी दिया है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बट ये है कि उसके लिए ना बहुत दिल से आपका समर्पण होना चाहिए कि आपको ये जगह लेनी है, मतलब ये पोस्ट लेनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, जरूर पूरा होगा, आप कोशिश करते रहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, ठीक है, अब सुन लो एक बार, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, ठीक है, हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट देख रहे थे हम। नॉन रजिस्ट्रेशन, किसी ने जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो नो सूट कैन बी इनिशिएटेड जुडिशरी में ना, वैसे भी बहुत फर्स्ट टाइम, बहुत यदि आपने बहुत पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है ना तो एकदम से निकल जाता है, अदरवाइज जो है वो बार बार अटेम्प्ट करने से ही आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज होता रहता है। और जब आप, भगवान जब आपकी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी, भगवान को लगेगा कि अभी जो है वो उसको दे देना चाहिए, तो एकदम हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, अब हम भी बात करें तो हमने तो चलो कोचिंग वगैरह नहीं ली कहीं से भी, बट कुछ ऐसे हमारे क्लासमेट भी थे, उन्होंने काफी टाइम कोचिंग वगैरह भी ली, लेकिन उससे भी फिर प्री भी क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा ये सर अ, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो लक की भी बात हो जाती है ना। मानते हो ना इस बात को कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लक की भी बात होती है, किस्मत की भी बात होती है ना। वरना मेहनत तो चलो सारे ही करते हैं, है ना। बट बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, यहां तक पहुंचे हो, आगे भी पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, सेक्शन 69 में दिया गया है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। ये, ठीक है, अपनी मेहनत जारी रखो, लक साथ नहीं देता, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी देखो कि एकदम से अब हर किसी को कुछ मिलना लगे तो फिर मेहनत, फिर क्या पता चलेगा कि हमने कहाँ तक, जो बहुत स्ट्रगल कंप्लीट हो जाता है ना, कि भगवान को लगता है कि ना अब तो दे देना चाहिए। तो आपकी जब मेहनत कंप्लीट हो जाएगी, जब भगवान को लगेगा कि, गॉड जी को लगेगा कि अब दे देना चाहिए, तो आपका बिल्कुल, तब तो आप खुद पता नहीं चलेगा, एक दिन ऐसा होगा, ठीक है। तो कौन से स्टेट का देते हैं वैसे आप, वैसे तो सभी स्टेट का, वैसे कहाँ से हैं आप, ठीक है।
चलो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो ये बोला कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है ना कोई फर्म, ठीक है, तो आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, ना ही तो को पार्टनर के अगेंस्ट, ना ही तो आप क्या कर सकते हो, किसी अदर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इन केस हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पार्टी, यदि किसी थर्ड पार्टी ने क्या करी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करी है, तो सूट कैन नॉट बी ब्राउट इन एनी सिविल सूट। तो दीवार किसी भी, अच्छा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, अच्छा यूपीपीसीएसजे का तो अभी भी रिजल्ट निकला ना, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां तो वैकेंसी बहुत होती है। अब हमारे स्टेट में बात करें ना, तो हमारे स्टेट में बहुत कम वैकेंसी होती है, 8 9 इतनी पोस्टें निकल रही है हमेशा। और अभी हम बात करें तो 2019 के बाद अभी हमारा निकला था 2023 में, 4 साल के बाद निकला, और पोस्ट कितनी है, 17। लेकिन आप लोगों के स्टेट में काफी ज्यादा पोस्टें होती हैं, तो अच्छा है, मेहनत करो, अपने स्टेट का बेनिफिट लो, ठीक है। चलो, कि स्टूड बोला है कि यदि इन केस यदि हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय द थर्ड पार्टी, ठीक है, तो सूट कैन नॉट बी ब्राउट एनी सिविल सूट, ठीक है, कि आप मुकदमा किसी भी दीवानी मुकदमे में जो मुकदमा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। और मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना चाहिए जिसका नाम फर्म के रजिस्टर में भागीदार के रूप में, मतलब आईडी, आपने केस करना भी है ना, वैसे तो आपको बोला है कि आप जो है वो कोई भी सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते फर्म या अन्य भागीदारों के द्वारा तीसरे व्यक्ति के खिलाफ, जो है वो सिविल सूट जो है वो कोई भी फाइल नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी जाती, किसी फर्म ने के साथ कोई थर्ड पार्टी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है और आपको जो है वो सूट फाइल करना है, तो पहले तो बोल दिया कि सूट कैन नॉट बी ब्राउट इन एनी सिविल सूट, ठीक है। इसके अलावा ये बोल दिया कि यदि आप मुकदमा करना भी चाहते हो ना, तो सूट फाइल होगा उस व्यक्ति के नाम पर जो कि एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड है उस फर्म में, ठीक है, ऐसा। और अदर यदि कोई पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ पार्टनर, तो वो सूट फाइल कर ही नहीं सकता। नो पार्टनर कैन क्लेम रिलीफ ऑफ सेट ऑफ, कि कोई भी भागीदार जो है वो सेट ऑफ की राहत का दावा नहीं कर सकता। सेट ऑफ क्या होता है कि आपसी सेटलमेंट का दावा जो है वो नहीं कर सकता। Any action which is brought out by the third party against the firm having the value of 100 rupees not cannot be set off or by the firm और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, ठीक है, कि 100 रुपीज के मूल्य वाली फर्म के खिलाफ जो है वो तीसरे पक्ष के द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही या उसके द्वारा उसके किसी भी भागीदार के द्वारा जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है, कि कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, बाय द थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, कि आप जो तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हो, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो, 100 रुपीज हो, तो उससे कम मूल्य वाली जितनी भी यदि कोई ऐसा मैटर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज से कम है, तो बोला कि 100 रुपीज से कम मूल्य वाली फर्म के खिलाफ जो है वो तीसरे पक्ष के द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही फर्म या किसी भी भागीदार के द्वारा जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। और एनी कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है कैन नॉट स्यू अगेंस्ट अ फर्म ऑफ अनदर पार्टनर, कि एक एग्रीव्ड पर्सन, एक एग्रीव्ड व्यक्ति फर्म या किसी अन्य पार्टनर के खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं कर सकता। जनरली हम बात करें तो नो एक्शन कैन बी ब्राउट अगेंस्ट अ फर्म ऑफ द पार्टनर, बट देर इज अ सर्टेन एक्सेप्शन है जो कि दी गई है, यहाँ पर बोला कि आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो फर्म या भागीदारों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ठीक है, कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो, ठीक है, तब जो है आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बोला कि जो फर्म है या उसके जितने पार्टनर है उसके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्यवाही के लिए कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन उसकी कुछ एक एक्सेप्शन बताइए, क्या एक्सेप्शन है, इन केस व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, भंग हो जाती है, तो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी हिस्से जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट सेशन में भी, कि ये पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर है, तो वो उसको उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो केस फाइल कर सकते, ठीक है। वैसे वो
अदर चीज के लिए, जैसे कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कोई झगड़ा हो गया, उसके लिए जो है वो केस फाइल नहीं होगा। लेकिन आप उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? इतना समझ आ गया? अभिजीत जी, रेखा, ललिता जी, अरे बहुत ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन डू नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट, यहां पर बोला कि कुछ एक गैर पंजीकृत निम्नलिखित अधिकारों को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन डू नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट, कि नॉन रजिस्ट्रेशन से मतलब यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई है ना, तो कुछ एक फॉलोइंग राइट को कोई इफेक्ट होता नहीं है। कौन से? कि यहाँ पर बोला कि थर्ड पार्टी कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ फर्म, यदि कोई तीसरा पक्ष जो है वो कोई थर्ड पार्टी है फर्म के खिलाफ मुकदमा लाना चाहे, ठीक है, तो इस राइट पर कोई इफेक्ट नहीं होता कि थर्ड पार्टी जो है वो किसके खिलाफ केस करना पाए, कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ फर्म, यदि कोई थर्ड पार्टी उस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस करना चाहते तो कर सकते, उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या नहीं करवाई थी। A right of partner or a firm to claim the relief or set off claim the for the value which does not exceed the 100 रुपीज। फर्म भागीदारों या फर्म के को 100 रुपीज से अधिक मूल्य के लिए दावे को बंद करने की राहत का दावा करने का अधिकार दिवालिया भागीदार यदि किसी पर्सन को इकट्ठा हो गया ना, हाँ, यहाँ पर बोला कि राइट ऑफ पार्टनर और अ फर्म यदि वो क्लेम करना चाहे रिलीफ के लिए, सेट ऑफ के लिए, ठीक है, फॉर द वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है किसी मैटर की, 100 रुपीज से कम, तो इसके लिए भी जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर बोला कि द पावर ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर और ऑफिशियल असाइनी टू रिलीज द प्रॉपर्टी इन इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड बीइंग अ लीगल एक्शन, ठीक है, जो ऐसा पार्टनर है जो कि आपका क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो उस मामले में हमने पहले ही डिस्कस किया ना कि यदि कोई पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो उसका जो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जो है वो के पोजीशन में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोले जो दिवालिया भागीदार है उसकी संपत्ति को जारी करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक परिसामक और आधिकारिक असाइनी की शक्ति जो है वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो क्लेम कर सकते हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द शेयर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यदि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो चुकी है और मतलब फर्म जो है वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट जितना भी उनका शेयर बनता था उसको लेने के लिए जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और एडमिशन ऑफ पार्टनर, किस तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन होगी और नए पार्टनर की किस तरह से एडमिशन होगी। अंडर सेक्शन 31 में ये बोला गया है। सेक्शन 31 में ये बोला है कि नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ न्यू पर्सन, कि यहाँ विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, यहाँ बोला यदि ए, बी और सी तीन पार्टनर है ना, ठीक है, और वो डी को लाना चाहते हैं, यदि डी का कोई रिश्तेदार है तो वो डी को लाना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्जी से इसको नहीं ला सकता, उसको इसकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी, तीनों की ही कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला है सेक्शन 31 में ये बोला कि नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस, किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा न्यू पार्टनर के रूप में विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, बिना कंसेंट के, अदर पार्टनर की कंसेंट के उसको न्यू पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा। ठीक है, देयर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड सेक्शन 30 डील विद द माइनर पार्टनर। ठीक है, यहां पर बोला हालांकि एक साझेदारी के समझौते और सेक्शन 30 के प्रावधानों के अधीन है और मामूली भागीदारों से संबंध है, ये डील करता है किससे, माइनर पार्टनर से। ठीक है, सेक्शन 30 की बात करेगी, एक माइनर्स जो पर्सन जो कि माइनर है उस पार्टनर से जो है वो डील करता है।
अब मोड क्या है इंट्रोडक्शन के, यदि आपको कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है या अपना एडमिशन करना है, किसी नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में जोड़ना है, तो उसका क्या मोड है। पहले तो आपको सारे के सारे जितने भी पार्टनर है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जो भी इंट्रोडक्शन होगी, मतलब आपने नए पार्टनर को एंटर करना है पार्टनरशिप फर्म में, तो आप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ही करोगे। ठीक है, जो भागीदारों के बीच में अनुबंध के अनुसार ही जो है वो उसका इंट्रोडक्शन करोगे। अ माइनर एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप बिकमिंग अ पार्टनर। ठीक है, एक नाबालिग को, ठीक है, यदि आप पार्टनर बना रहे हो, ठीक है, तो वो रियल में पार्टनर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। ठीक है, कि एक माइनर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को एडमिट करने के लिए आपका पार्टनर बन सकता है। अब राइट क्या है, अब जो नया पार्टनर आएगा ना, तो उसके क्या कुछ राइट रहेंगे। राइट है मैनेज करने का पार्टनरशिप बिजनेस को, राइट है एक्सेस बुक, और आपकी अभी भी नहीं जो पेपर 1 की क्लास होती है 7 PM पर, वो है आज, आज तो संडे है वैसे, है, बता देना मेरे को, ठीक है। और जल्दी से बताओ ललिता जी और अभिजीत जी भी, आपको समझ आ रहा है जो भी करवा रही हूँ, ठीक है। और राइट क्या है इनकमिंग पार्टनर के, तो सबसे पहले बोला राइट टू मैनेज पार्टनरशिप बिजनेस, कि जब वो एंटर होगा ना नई पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो उसको राइट रहेगा कि वो मैनेज कर सकता है बिजनेस को। एक बार वो पार्टनर बन गया तो पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज कर सकता है। उसको ये भी राइट रहेगा कि वो एक्सेस करना चाहे बुक ऑफ फर्म को तो वो कर सकता है। ठीक है, जो बुक ऑफ फर्म का क्या मतलब है, अकाउंट को देखना चाहे, ठीक है, एक्सेस करना चाहे तो वो देख सकता है। उसको ये भी राइट है कैपिटल प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, कि उसने कैपिटल मतलब जितना कंट्रीब्यूशन करना है, हो सकता है कि वो पार्टनरशिप बनने के लिए उसने 1 लाख रुपीज जो है वो अपने दिए, ठीक है, तभी वो पार्टनर बनाओ। उसको भी, उसका भी जो उसके पास राइट है प्रॉफिट, और उसके बाद जब वो एक बार पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन गया, उससे रिलेटेड जितना भी नेक्स्ट मंथ में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको लेने का भी उसके पास राइट है। यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई करने का भी उसका जिम्मेदारी, ठीक है, क्योंकि लॉस को देने की तो चलो जिम्मेदारी होती है, वो राइट ही क्या हुआ, है ना। चलो, राइट टू डिसॉल्व पार्टनरशिप, और उसको ये भी राइट है कि डिसॉल्व कराना चाहे पार्टनरशिप को तो वो करवा सकता है। और राइट टू इंडेमनिफिकेशन ऑफ द लॉसेस, ठीक है, यहां पर बोला है नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि 7 PM पर क्लास है आपकी या नहीं। ठीक है, तो उसको ये भी राइट है कि इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉसेस का, ठीक है, कि यदि उससे कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म करेगी। लाइबिलिटी क्या रहती है इनकमिंग पार्टनर की, जब हमने राइट देख लिए तो अब बताओ कि लाइबिलिटी क्या रहती है। तो एक पार्टनर की क्या कुछ लाइबिलिटी बनती है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर। ठीक है, तो यहां पर बोला कि एक साथी की देनदारियां केवल भागीदार बनने के बाद शुरू होती है। ठीक है, एक बार वो पार्टनर बन गया ना, एक पर्सन जो कि पार्टनर था, तो इस टाइम तक वो पार्टनर बन गया, तो इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो उसकी भी बनेगी। ठीक है, एक पार्टनर लाइबिलिटी जो है वो ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट, जब वो बन जाता है आपका पार्टनर, उसके बाद ही उसकी लाइबिलिटी बनती है। ये दिया गया है अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2 में। यहां पर बोला है कि हाउएवर इनकमिंग पार्टनर और को पार्टनर कैन एंटर हो सकते हैं एग्रीमेंट में, और व्हेन वेयर इट प्रोवाइड द इनकमिंग पार्टनर कैन बी लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म और प्रायर अराइवल। ठीक है, यहां पर बोला है हालांकि जितने भी आने वाले भागीदार हैं या सहभागीदार को पार्टनर हैं, ठीक है, वो एक समझौते में प्रवेश कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं जहां यह प्रदान करता है, जो ये एग्रीमेंट प्रदान करता है कि जितने भी आने वाले आपके पार्टनर होंगे वो लाइबल रहेंगे, जितना भी आपका ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है, उसके लिए वो लाइबल रहेंगे। ठीक है, फिर है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करी गई है, तो यहां बोला कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस तरह से की जाएगी, तो सेक्शन 32 में बोला गया। सेक्शन 32 बात करता है अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, व्हेन द पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप बाय डिसॉल्विंग इट
देन इट इज अ डिसोल्यूशन बट नॉट अ रिटायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जो सेक्शन 32 जो बात करता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, जब आप बात करो कि पार्टनर यदि विड्रॉ कर देता है पार्टनरशिप से, जो है वो मतलब यदि आपकी पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म ही हो गई, तो आप ये आपकी रिटायरमेंट नहीं होती। रिटायरमेंट क्या होती है कि आप पार्टनर हो और आप खुद से जो है उससे विड्रॉ कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो अपने आप पीछे हट रहे। ठीक है, जब पार्टनर को भंग करके पार्टनर पीछे हट जाता है तो इसे हम डिसॉल्व कहते हैं, इसे हम रिटायरमेंट नहीं कहते। वो रिटायर होता है खुद की इच्छा से और पार्टनरशिप फॉर्म वैसे ही बनी रहती है। ठीक है, तो देर वेयर देर इज अ पार्टनरशिप एट विल, यदि पार्टनरशिप एट विल से बनाई गई है तो आप सर्विंग एक नोटिस सर्व करोगे कि मेरे को अभी काम नहीं करना और मेरे को रिटायरमेंट लेना है। ठीक है, तो बाय सर्विंग द नोटिस ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, तो आप उससे जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हो। और व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, यहाँ पर बोला कि जब भागीदारों के बीच में एक स्पष्ट समझौता होता है, ठीक है, तब भी जो है वो मतलब आप एग्री हो रहे हो, बाकी सारे पार्टनर जो है वो एग्री हो गए, ठीक है, कि इन्होंने मतलब किसी एक पर्सन ने जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना है तो जा सकते हो। ठीक है, जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाता है अमंग जितने भी पार्टनर हैं, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टनर की क्या हो गई, रिटायरमेंट होगी। और व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर इज गिवन, जब सभी भागीदार जो है वो क्या दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो रिटायरमेंट हो जाती है। अब लाइबिलिटी क्या है आपकी पार्टनर की, ठीक है, क्या कुछ लाइबिलिटी, ये लास्ट रहेगा, उसके बाद हम अपने क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, A retired partner continue is a liable to be liable for the act of a firm। यहाँ पर बोला कि एक रिटायर पर्सन, एक रिटायर पार्टनर है ना, उसकी क्या कुछ लाइबिलिटी रहती है। अब देखो जनरल आपको इतना ही समझ करना है कि एक पार्टनर, ठीक है, जिस डेट से जो है वो आपका फॉर एग्जांपल के लिए 11 मई को जो है वो रिटायर, तो उससे पहले जितना ही भी उसका एक्ट था, उसकी फर्म से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको अदा करने की उसकी लाइबिलिटी रहती है। एक रिटायर पर्सन, ठीक है, रिटायर पार्टनर कंटिन्यू लाइबल रहता है एक्ट ऑफ फर्म के लिए और अदर पार्टनर के लिए। ठीक है, और ही और एनी अदर पार्टनर गिव द पब्लिक नोटिस, जब तक जो है वो उसने, ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी जब तक उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी है, लेकिन छोड़ने के लिए क्या होगा, उसको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, है ना। तो जब पब्लिक नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का, और व्हेन द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट, यदि थर्ड पार्टी नहीं जानती है, ठीक है, तीसरी पार्टी को नहीं पता है कि एक व्यक्ति है जो उस फर्म का भागीदार था, ठीक है, कि उसको नहीं पता कि वो व्यक्ति फर्म का भागीदार था या फर्म के साथ काम करता है, ठीक है, तो ऐसे मामले में जो है वो आपका पार्टनर लाइबल नहीं होगा। लेकिन किसी पार्टी को पता है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को पता है कि ये पार्टनर जो था, इस ए पर्सन जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर था, ठीक है, तो उसको भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो रिटायर हो चुका, ठीक है। तो और यदि पार्टनरशिप एट विल करी गई है तो देर आर नो रिक्वायरमेंट टू पब्लिक गिव अ पब्लिक नोटिस अबाउट द रिटायरमेंट। ठीक है, आउट गोइंग पार्टनर में एंटर हो सकते हैं इनटू द एग्रीमेंट to not carry a similar business or activities within the specific period or the time। ठीक है, कि यहाँ पे बोले आउट गोइंग पार्टनर एक निश्चित अवधि के समान जो है वो, मतलब एक टाइम पीरियड में जो है वो सिमिलर बिजनेस में को सिमिलर बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, हमने सिर्फ यही बात समझनी है क्या कुछ लाइबिलिटी रहती है। तो लाइबिलिटी तब तक रहती है जब तक वो उस पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर है। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा। एक बार नोटिस दे दिया, सभी पार्टनर की कंसेंट होगी, एक बार वो यहाँ से रिटायर हो गया, ठीक है, यहाँ से चला गया, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कोई पुराना कोई एक्ट है ना, तब भी उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। पुराने एक्ट के लिए उसकी लाइबिलिटी होगी, नए एक्ट के लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं। ठीक है, अब एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर की किस तरह से आप पार्टनर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यदि लग रहा है कि कोई पार्टनर जो है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको निकाल भी सकते हो, नोटिस देख के भी निकाल सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक मिनट, ठीक है, उसको आप अपॉर्चुनिटी दोगे सुनने की भी, यदि किसी ने गलत काम भी कर दिया। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 34 में दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा बचता है।
ठीक है। और अभी बताओ, जितना हमने किया, जितना समझ आ गया, जितना भी अभी किया। अभिजीत जी, समझ आ गया? क्लास को ऑफ कर दें? ठीक है। ठीक है। ललिता जी, आप भी बताइए। दीपमाला जी ने तो बता दिया। आया मैम, ठीक है। दीपमाला जी, मैं अब से माला जी बोलूंगी आपको, ठीक है? यस मैम, ठीक है। अभिजीत जी कहाँ पर है क्लास में? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। अभी मॉर्निंग वाली क्लास में मिलते हैं।